सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम कौमी चैलेंजेस पर तमाम कौमी सियासी कायदीन को एक मेज़ पर बिठाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 फरवरी को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली। तमाम कौमी सियासी कायदीन को APC में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दे दी गई है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी APC में बुला लिया। शहबाज शरीफ ने आज पेशावर में होने वाली एपेक्स कमेटी के इजलास में भी PTI के 2 नुमाइंदों को शिरकत की दावत दे दी। वज़ारत इत्तलात के एलामी के मुताबिक वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक ने PTI रहनुमाओं असद कैसर और परवेज़ खटक से रब्ता करके पर वज़ीर आज़म की तरफ से इमरान खान को APC में शिरकत की दावत पहुँचाई है। अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म की तरफ से दहशत गर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी के इजलास में PTI के 2 नुमाइंदों को शरीक होने की दावत भी दी। गवर्नर हाउस में एपेक्स कमेटी के इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स, पुलिस रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान शरीक होंगे। इजलास में 30 जनवरी को पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़े, CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन के इक़दामात पर गौर किया जाएगा। पेशावर में धमाका करने वाले खुदकुश हमलावर की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस लाइंस में दाखिल हुआ, मोटरसाइकिल खड़ी करके आगे बढ़ा तो पीछे से एक पुलिस एहलकार ने आवाज़ देकर बुलाया, जिस पर हमलावर ने वापस जाकर पुलिस एहलकार से हाथ मिलाया, फिर मोटरसाइकिल लेकर पैदल आगे बढ़ गया। एक और वीडियो में हमलावर ने पार्किंग में मोटरसाइकिल लगाई और मस्जिद की जानिब बढ़ गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पुलिस की सीनियर क़यादत निशाने पर थी। नमाज जुमा की सिक्योरिटी की वजह से हमलावर जुमे को वापस चला गया था। पीर को होने वाले धमाके में 102 नमाजी शहीद हुए थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IMF ने पाकिस्तान से असल मुश्किल फैसले करने का मुतालबा कर दिया है। तकनीकी मुज़ाकरात में ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान और उनके घर वालों के असासे डिक्लेयर करने का मुतालबा सामने आया है। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के असासों तक रसाई के लिए भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। स्टेट बैंक, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और FBR मिलकर काम करेंगे। मुज़ाकरात में IMF ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया। 100% बिल वसूली में नाकामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। हुकूमत से बिल्स की वसूली यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। IMF की जानिब से बिजली टैरिफ में सब्सिडी ख़त्म करने और सनती शोबे की टैरिफ सब्सिडी के खात्मे का मुतालबा भी सामने आ चुका है। IMF का कहना है कि 100% बिल वसूली और हुकूमती कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर गर्दिशी कर्ज का खात्मा मुमकिन नहीं है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने शेख रशीद की पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। आसिफ अली जरदारी की जानिब से इमरान खान को कत्ल कराने की साजिश से मुतालिक केस में शेख रशीद को इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत पुलिस ने लाहौर से फोटोग्रामेटिक और FIA से वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने के लिए 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। प्रोसिक्यूटर ने कहा, शेख रशीद ने बयान दिया कि आसिफ जरदारी ने इमरान खान को कत्ल कराने की साजिश की है। शेख रशीद आसिफ जरदारी के खानदान के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोग छोटी छोटी बातों पर गले काटने पर आ जाते हैं। शेख रशीद के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस का नोटिस मुअत्तल किया। शेख रशीद को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। समाअत के दौरान शेख रशीद ने बताया, उन्हें इमरान खान ने कहा, इलेक्शन मुहिम में निकलो। इंतखाबात से कबल इमरान खान को नाअहल या जेल भेजने का प्लान किया जा रहा है। इमरान खान को जहर भी दिया जा सकता है। इमरान खान ने कहा, उनके पास सबूत हैं। आसिफ अली जरदारी उन्हें मारना चाहता है। अदालत ने शेख रशीद को 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया और शेख रशीद की जानिब से पुलिस के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज कर दी। कैमरामैन मोहम्मद खाकान और रिजवान शाह के साथ अरफा फिरोज जकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने पर शेख रशीद के बाद इमरान खान को भी समन जारी किया जा सकता है। इमरान खान से पूछा जा सकता है कि उनके पास क्या सबूत हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जो शेख रशीद के साथ हुआ वो हरगिज़ इंतकामी सियासत नहीं है। हम गिरफ्तारियाँ नहीं करना चाहते, मगर बयानात के ज़रिए जो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है वो भी तो ख़त्म होनी चाहिए। फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत लाने के मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। ऐसा करना हुकूमती पॉलिसी नहीं थी।
حکومت نے تو نہیں کہا شیخ رشید صاحب کو کہ آپ ایسے ہی جو ہے وہ ایک اتنا بڑا الزام لگا دیں. فواد چودھری صاحب کو بھی بالکل ہم نے نہیں کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دیں. جہاں تک رہی بات ان کو ان کے چہرے ان کے اوپر کپڑا ڈال کے، تو بالکل درست ہے، وہ بات غلط تھی. میں نے خود اس کا نوٹس لیا اور اس کی ہم انکوائری کروا رہے ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا، حکومتی پالیسی یا کسی طرف سے کوئی طرح. ہم بالکل گرفتاریاں نہیں کرنا چاہتے، لیکن بیانات کے ذریعے دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، کسی کو دھمکایا جا رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ قتل کروایا جا رہا ہے. یہ دہشت گردی بھی تو ختم ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ اگلے مرحلے میں اس بات کے اوپر ان کو بھی جو ہے وہ سمن کیا جا سکتا ہے اور ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جی بتائیں آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے. مریم نواز سے 10 اپریل سے 28 نومبر تک کے عرصے کی حکومت کو نون لیگ کا اقتدار ماننے سے انکار کر دیا ہے. بہاولپور میں گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت تو 28 نومبر 2022 کے بعد شروع ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے تو لاڈلے کے سرپرست موجود تھے. اس وقت IMF معاہدے کی وجہ سے حکومت کے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں، چاہیں بھی تو عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. تحریک انصاف نے 3 ماہ میں الیکشن کروانے کا مطالبہ کر دیا. فواد چودھری کہتے ہیں کہ گرفتاریاں نہیں، الیکشن مسائل کا حل ہے. عمران خان کے دور میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تھا. افغانستان کی قیادت پاکستان میں سب سے زیادہ عمران خان کی عزت کرتی ہے. حماد اظہر بولے کہ پاکستان کا IMF پروگرام جون میں ختم ہوگا، جس کے بعد ایک نئے پروگرام کے لیے جانا ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے چیئرمین PTI عمران خان کو کاغذات نامزدگی میں مبینہ بیٹی ظاہر نہ کرنے پر بطور رکن اسمبلی نااہل قرار دینے کی درخواست پر سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا. کیس کی آئندہ سماعت 9 فروری کو لارجر بینچ کرے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کے خلاف نااہلی کیس کی سماعت کی. عمران خان کی جانب سے ابتدائی جواب عدالت کے سامنے پیش کیا گیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کا اعتراض ہے وہ اب پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. الیکشن کمیشن سے کنفرم کرنا ہے کہ موجودہ پوزیشن کیا ہے. چیف جسٹس نے عمران خان کے وکلا کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کی جانب سے بینچ پر اعتراض اٹھایا گیا ہے. عمران خان کے وکیل نیازی نے کہا کہ آپ بہترین جج ہیں، ہم نے صرف کچھ انفارمیشن سامنے رکھی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ 2018 میں یہ کیس سننے سے معذرت ذاتی وجوہات پر نہیں کی تھی. اس وقت درخواست گزار نے مخصوص بینچ کے سامنے کیس لگانے کی استدعا کی تھی. بہرحال آپ نے اعتراض اٹھا دیا ہے تو بینچ کی تشکیل 9 کر دیتے ہیں. ہم لارجر بینچ کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے. کیس کی مزید سماعت 9 فروری تک ملتوی کر دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی ایٹمی بجلی گھر 3 کا افتتاح کر دیا ہے. ملک میں سستی ایٹمی بجلی کی مقدار بڑھ کر 3600 میگا واٹ ہو گئی ہے. اس سلسلے میں کینف کراچی میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں تعمیر سے منسلک سابق اور موجودہ سینئر انجینئرز اور اعلیٰ حکام شریک ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کا امپورٹ بل $27 ارب ہے. ہمیں سستی ایٹمی توانائی سمیت متبادل توانائی کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان پرامن نیوکلیئر تعاون کا آغاز 1991 میں چشمہ 1 منصوبے سے ہوا ہے. پاکستان ڈیمو سے 60,000 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے لیکن صرف 10,000 میگا واٹ بنا رہا ہے. اس موقع پر ایٹمی توانائی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر علی رضا نے بتایا کہ جنریشن 3 ٹیکنالوجی پر قائم 1100 میگا واٹ سستی بجلی سے مجموعی بجلی لاگت کم ہوگی. اور کراچی میں ایٹمی بجلی گھر کے منصوبے K3 کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے $27 ارب کا ایندھن درآمد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. سستے ایندھن کی ضرورت ہے. امید ہے کہ دوست ملک چین فی میگا واٹ کی قیمت کم کرے گا. وزیر اعظم نے چینی سرمایہ کاروں کو دعوت دی کہ اگر ہم قیمتوں کے فارمولے اور اہم شرائط و ضوابط پر متفق ہو جائیں تو کل ہی لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کر سکتے ہیں. اگر آپ $2 ملین فی میگا واٹ کی قیمت پر متفق ہیں تو ابھی معاہدے پر دستخط کر سکتے ہیں. Pakistan is imported fuel to the tune of $27 billion, an amount we can hardly afford to finance our expensive imports. I would like to publicly make a very serious and sincere offer that let's sit down, discuss all the important facets and aspects of our next proposal, and if we can really agree on
the pricing formula and important terms and conditions, I think we can certainly sign a letter of intent tomorrow, which will lead to agreement in weeks and months to come. So the ball is in your court, and if you agree on a price of $2 million per megawatt, we can sign agreement right now. It's up to you. It's up to you. लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को अदम शहादत पर आमदन से ज़ायद असासा जात रेफरेंस से अहले खाना समेत बरी कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। एहतसाब अदालत की जज उस्मा चुगताई ने फवाद हसन फवाद की जानिब से मेरिट पर बरी करने की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। फवाद हसन फवाद के केस की पैरवी एडवोकेट अमजद परवेज ने की। फवाद हसन फवाद को जुलाई 2018 में गिरफ्तार किया गया था। नैब ने 4.5 अरब का रेफरेंस दाखिल किया, जिस पर फवाद हसन फवाद पर सितंबर 2020 में फर्द जुर्म आयद की गई। गिरफ्तारी के 17 माह बाद 21 जनवरी 2020 को उन्हें जमानत पर रिहाई मिली। 13 दिसंबर 2022 को उनके वकील अमजद परवेज ने बरियत की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में कहा गया था कि नैब ने जितने भी गवाह पेश किए उन पर जरा से साबित होता है कि केस खुद साख्ता है। फवाद हसन फवाद पर जिन असासों की मिल्कियत का इल्जाम लगाया गया वो साबित नहीं हुआ। नैब उनके रिश्तेदारों को फवाद हसन फवाद का बेनामी दार भी साबित नहीं कर सका, इसलिए ट्रायल मजीद चलाना बेसूद होगा। अदालत ने दलाइल से इत्तफाक करते हुए फवाद हसन फवाद और अहले खाना को बरी करने का फैसला सुना दिया। और FIA लाहौर ने करोड़ों रुपए रिश्वत के एवज अच्छी पोस्टिंग्स करने के इल्ज़ाम में साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत ग्रेड 20 और 21 के 8 अहम अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा रियासत की जानिब से FIA की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। तफसीलात लाहौर से अदनान मलिक की इस रिपोर्ट में जाते हैं। FIA लाहौर की जानिब से दर्ज किए गए मुकदमे में SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल और दीगर मुलाजमीन नामजद मुल्ज़म करार दिए गए हैं, जबकि 8 अफसरान के किरदार का तयन दौरान तफ्तीश किया जाएगा। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुकदमा FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर ने दर्ज किया है, जो एंटी करप्शन की जानिब से भिजवाए गए एक इस्तगासा की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है, जिसके मुताबिक SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल कई सालों तक मोहम्मद खान भट्टी को रिश्वत देकर अहम जगहों पर पोस्टिंग लेता रहा है। FIR में बताया गया है कि कई और अफसरान भी मोहम्मद खान भट्टी के लिए काम करते रहे हैं। राना मोहम्मद इकबाल ने बताया कि सरकारी फंड से मोहम्मद खान भट्टी को करोड़ों रुपए देते रहे हैं। मुकदमे के मतन में बताया गया है कि रिश्वत वसूली के वक्त मुनस लाई और साबिक वजीर अली अफजल साहिब भी मौजूद होते थे। मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफात शामिल करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जबकि रिश्वत वसूली के तफसीलात और मनी ट्रेल भी लिफ्ट की गई है। जिन दीगर अफसरान के नाम मुकदमे में शामिल किए गए हैं उनमें दिलशाद अहमद एक्सियन हाईवे, फतेह मोहम्मद एक्सियन हाईवे साहिवाल, काशिफ शकूर SC सर्कल लाहौर, अरशद नदीम SC हाईवे साहिवाल, नईम बट SDO पाकपतन, मोहम्मद फरीद एक्सियन बिल्डिंग हाईवे साहिवाल और नवीद कंस्ट्रक्शन और रजा कंस्ट्रक्शन के मालकान शामिल हैं। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 59 करोड़ 20 लाख डॉलर की कमी के बाद 3 अरब 8 करोड़ 6 लाख 20 हज़ार डॉलर रह गए हैं। 3 दिसंबर 2013 को ख़त्म होने वाले हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 2 अरब 96 करोड़ डॉलर के लगभग थे। पाकिस्तान की टेलीकॉम कंपनियों के सरबराहान ने तशवीश जाहिर की है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल कमी से टेलीकॉम की सनत के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि इस सूरत हाल से डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब को नुकसान पहुंच रहा है। टेलीकॉम कंपनियों के CEOs का कहना है कि लाइसेंस फीस और किस्तों पर सूद की अदायगी अमरीकी डॉलर से जुड़ी है। पिछले साल लाइसेंस फीस की मद में 44.5 अरब रुपए अदा किए। इस साल सिर्फ 10% किस्त की अदायगी 13 अरब डॉलर है। टेलीकॉम कंपनियों के सरबराहान ने अलहदा बयानात में कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां रुपए में कमाती हैं, लेकिन उनसे तवक्को की जाती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने में भारी सरमायाकारी करें, जो अब मुश्किल होता जा रहा है। अगर इस मसले को फौरी हल नहीं किया गया तो डिजिटल तब्दीली लाने की टेलीकॉम कंपनियों की सकत ख़त्म हो जाएगी। टेलीकॉम कंपनियों के CEOs ने फौरी पॉलिसी और ज़ाब्ताकारी रिलीफ का मुतालबा कर दिया है। और फाफिन ने एक रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान के 136 अजला में से 105 अजला से किसी खातून की कौमी असम्बली में कोई नुमाइंदगी ही नहीं है।
قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر منتخب 57% خواتین کا تعلق صرف 6 شہروں اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سے ہے۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر منتخب خواتین میں سے 59% کا تعلق لاہور سے، سندھ اسمبلی میں 66% خواتین کا کراچی سے، بلوچستان اسمبلی میں 73% کا کوئٹہ سے اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر 50% خواتین کا تعلق پشاور سے ہے۔ فافن نے مطالبہ کیا ہے کہ ملکی ایوانوں میں خواتین کی نمائندگی کا قانون تبدیل کیا جائے اور مخصوص نشستوں کے لیے ڈویژن وار کوٹا مقرر کیا جائے۔ کراچی میں مجلس وحدت المسلمین کے زیر اہتمام شہدائے پشاور کی یاد میں تقریب ہوئی۔ نمائش چورنگی پر شہدائے پشاور پولیس لائنز کی یاد میں شمع روشن کی گئیں۔ اس موقع پر مجلس وحدت المسلمین اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر نجمی عالم، تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی، علامہ باقر عباس زیدی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے نہتے نمازیوں پر حملہ کر کے صفاقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف بیانات کی بجائے عملی اقدامات کرے۔